आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर। बट इसके डिस्कशन शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको पढ़ने के लिए क्या हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है। हमने हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, मतलब इस प्लेलिस्ट के जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमारे थे, उसमें हमने ये सीखा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करते हुए कैसे पहचानेंगे, मतलब वो मूव कर रहा है या नहीं। हमने उसके पोजीशन से रिलेटेड बातें की, पोजीशन वेक्टर्स की बातें की, डिस्प्लेसमेंट की बातें की। बट हमने अब तक ये बात नहीं की कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज मूव कर रहा है, मतलब उसका मोशन समय के साथ किस तरह से बीत रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक पोजीशन प्लॉट करूँ, मान लो कि ये मेरी पोजीशन है x = 5 पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 घंटे तक खड़ा ही हूँ और मैं यहाँ से मूव नहीं कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद मैं यहाँ पर 1 घंटा का समय लेकर के x = 10 पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये जो मेरा कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें कि सिर्फ पोजीशन होते हैं x कोऑर्डिनेट, y और z, वो मेरा ये बताते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, मूव कर गया। बट वो ये नहीं बताए कि जो मैंने समय बताया कि यहाँ पर मैं 2 घंटे से खड़ा था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे 1 घंटे का समय लगा। ये इंफॉर्मेशन डाटा मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, बट इसके पीछे ही छिपा हुआ है। तो इसको मैं इससे कैसे निकालूं? तो बात ये है कि मैंने आपसे एक बात की हुई है इस टाइप की कि रेफरेंस फ्रेम वाला जो मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है कि रेफरेंस फ्रेम में सिर्फ पोजीशन एलिमेंट नहीं होता, टाइम भी एक कोऑर्डिनेट होता है। हमारे जिस भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट पर क्या टाइम हो रहा है ये भी होता है। बट हम क्या करते हैं कि हमारी रेफरेंस फ्रेम में हम इसको इंक्लूड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन ही देख लो कितनी मुश्किल से बना है, z को बाहर निकाल करके बनाना पड़ा। तो जब ऐसा हो गया हमारे साथ, तो टाइम हम नहीं प्लॉट कर पाए। तो टाइम को प्लॉट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम को प्लॉट नहीं कर पाने की वजह से हम ये सब डाटा इसमें नहीं दिखा पा रहे। इसको दिखाने के लिए कि ये डाटा हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, हम अपनी दुनिया को एक ही डायमेंशन में समेट लेते हैं, और वो है x डायरेक्शन। मैं चाहूँ तो मैं y को भी यहाँ ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर z को भी ले सकता हूँ। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि मुझे यहाँ पर x ही लेना है, ठीक है। x क्या बता रहा है यहाँ पर कि ये मेरी एक पोजीशन की कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ पर मैं पोजीशन प्लॉट करने वाला हूँ मेरे पार्टिकल की, और एक ही डायरेक्शन की, यहाँ पर कोई एक ही डायरेक्शन लेंगे। और इस वाले डायरेक्शन में जब मैं x अक्ष करके प्लॉट करता था, वहाँ मैंने टाइम का कोऑर्डिनेट ले लिया। तो अब इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं इस वाले प्लेन पर दिखाना चाहूँ, तो आप देखोगे कि काफ़ी इजीली मुझे पता भी चलेगा कि 2 घंटे से मैं 5 वाली पोजीशन पे खड़ा था। x = 5 पर मैं कितनी देर खड़ा था? 2 घंटे। तो मान लो टाइम का ये जो है, ये आवर यूनिट बताता है इधर इस डायरेक्शन में। तो 1 घंटा, 2 घंटा और ये 3 घंटा। तो मैं 1 घंटे और 2 घंटे यहीं पे खड़ा था x = 5 पर। तो यहाँ तक मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। x अब आप देख सकते हो कि t = 2 से 3, मतलब 1 घंटे के उसमें इंटरवल में मैं अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ पहुँच गया? कहीं यहाँ पहुँच गया, x = 10 पर पहुँच गया। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x = 5 से 10 तक हुआ इस डायरेक्शन में, और कितनी देर में हुआ? 1 घंटे में। तो 1 घंटे को अगर प्लॉट करूँ, इस तरह से ये निकल करके आ गया मेरा कि यहाँ पर मेरा ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 घंटे में। तो हाँ, आप देख सकते हो कि अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने लगी है कि मेरा टाइम के साथ किस तरह से मोशन हो रहा था। तो इस टाइप के कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स में इसको पढ़ने से हम इन सारे टर्म्स को भी डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चलो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहले पॉइंट में मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, राइट, कि पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। और ये जो टाइम इंटरवल लिखा हुआ है वो ये बता रहा है
कि ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ, जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट लिया वो कितने टाइम इंटरवल में किया। तो ये इस तरह से लिखा गया और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली यही होता है और नीचे में उस चेंज को होने में कितना समय लगा वो टाइम इंटरवल लिखा है। अब ये तो हो गई कि पोजीशन वेक्टर के बाद मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन में काम कर रहा हूँ, मोर देन वन। बट अगर सिंगल डायमेंशन में इसको देखूँ तो मैं इसको, अगर मेरी दुनिया एक्स डायरेक्शन में सिमट चुकी है तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डेल एक्स अपॉन में डेल टी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ बना करके आपको समझाऊँ तो अगर मैं इधर एक्स को प्लॉट कर दूँ और इधर टी को, मतलब इधर पोजीशन को पार्टिकल के और इधर टाइम को, तो मैं अगर एक पॉइंट लूँ जिसके करस्पॉन्डिंग मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट है t1 और अनदर, मतलब अब मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया है x1 से x2 पर, राइट। तो x1 से x2 पर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और जितना टाइम लगा मुझे डिस्प्लेसमेंट लेने में वो मेरा टाइम कोऑर्डिनेट मैंने इसके करस्पॉन्डिंग प्लॉट किया t2। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का एक ग्राफ आया, ये ग्राफ बना। तो अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर रखना अपने दिमाग में कि इस ग्राफ के अलॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब अक्सर लोग समझते क्या है कि ये ग्राफ के अलॉन्ग पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग हो रही है, राइट। मतलब आप देखोगे, वैसे चेक करोगे कि x1 से x2 पे गया, ना कि इधर वाले से यहाँ पर चला गया। ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट का मैं वो नहीं बना रहा हूँ, ये लाइन डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है, ये सिर्फ एक कर्व है ना, इसका इसके साथ इसके करस्पॉन्डिंग हम प्लॉट कर रहे हैं ना। तो ये अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन मेरी क्या है, x2 माइनस x1, राइट। x2 होगी फाइनल और x1 है इनिशियल, अपॉन में ये मेरा टाइम कोऑर्डिनेट मेरा लिखूंगा, इनिशियल मेरा फाइनल टाइम है t2 माइनस t1। अच्छा, एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि ये हमेशा हम फाइनल लिखते हैं और ये हमेशा इनिशियल। मतलब अगर आगे चल करके अगर उसकी पोजीशन मान लो यहाँ पर आगे मूव करते हुए और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम मान लो t3 और इसकी पोजीशन हो गई x3, तो आप लिखोगे ये नहीं कि बड़ा वाला कोऑर्डिनेट हमेशा आगे लिखोगे, आप क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में फिर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इसके लिए। अब वो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। अब इतना हो गया कि डेफिनेशन को आप थोड़ा समझ गए होंगे। एवरेज स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल। अब ये टाइम इंटरवल वो इंटरवल है जिसमें वो डिस्टेंस कवर किया गया है, जिस पार्टिकल ने वो डिस्टेंस परफॉर्म किया है वो डिस्टेंस कवर किया गया, राइट। अब ये हो गया एवरेज स्पीड। इसके बारे में बात करें कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसके पास एक डायरेक्शन होता है ना, और उसके पास एक इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो एवरेज वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड तो चलो समझ में आता है, कुछ आप यहाँ से ही निकाल ले रहे हो, अगर वेक्टर वाला ना जो पोर्शन, इससे आपको समझ में आ जाता है। बट ये डायरेक्शन क्या चीज़ है, किसकी डायरेक्शन। तो इस एवरेज वेलोसिटी में आप देख रहे होगे कि डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज़ है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास उसकी डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा पार्टिकल का, उसी डायरेक्शन में आप एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हुआ वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ। अब ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये छोटी सी बात है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और काइनेमैटिक्स में ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर करके जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसके तो आपसे लगते नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही होता है। जिधर आपका डिस्प्लेस करेगा पार्टिकल उधर ही उसकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होने वाली है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। तो अब ये एवरेज स्पीड पर आते हैं। एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, नो डायरेक्शन। तो इसमें कुछ खास डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी। तो यहाँ पर एक डिस्कस करने वाली चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
ये तीन चीजें डिस्प्लेसमेंट के साथ जुड़ी हैं, जिसकी वजह से ये तीनों चीजें आपकी एवरेज वेलोसिटी के साथ भी जुड़ गई हैं, राइट। ये तीनों चीजें, तो अब ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लास्ट पॉइंट मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का आप जब स्लोप निकालोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी देगा। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की नीड होती है, 2 पॉइंट्स नीडेड, 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अब वो 2 पॉइंट कहाँ लेते हो आप? जो भी पोजीशन टाइम ग्राफ का कर्व बनता है उन पर जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको स्लोप निकालना है, आप वो 2 पॉइंट लोगे और वो स्लोप निकल आता है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ये बेसिकली स्लोप बताएगी यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट के बीच की, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैं जो ले रहा हूँ जिनके बीच में मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जो स्लोप निकल करके आएगा वो उसी एवरेज वेलोसिटी को बताएगा ना, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी बताएगा। अब जैसा कि आप जानते हो कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी, नेगेटिव भी। तो इसी तरह से स्लोप भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लोप तब जब आपको कुछ इस तरह का लाइन दिखे आपके, जब भी आप प्लॉट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, ठीक है। अब यही चीज अगर कुछ ऐसी बन जाए होती नीचे की साइड में इधर में, तो हम उसको नेगेटिव स्लोप बोल देते हैं, और ये ऐसा पैरेलल जैसा बन जाता कुछ तो हम उसको जीरो स्लोप बोल देते हैं। अब स्लोप से रिलेवेंट अगर आपको थोड़ी और जानकारी चाहिए तो आप इस हमारे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए। उस पर मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी जानकारी डाली हुई है कि आखिर स्लोप को अक्सर आप देखोगे बुक्स में लिखा होता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा ही क्यों, sin थीटा क्यों नहीं, cos थीटा क्यों नहीं, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर, तो आप जा करके उसको चेक करो। और उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। तो अब आगे डिस्कस करते हैं, जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया उसका एक कंक्लूजन निकाल करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला अभी तक की हमारी इतनी सारी डिस्कशन का। कुछ एग्जांपल्स लेकर के उनको समझते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स ले लिए, ठीक है, जिसमें से कि पहला एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एग्जांपल में मैंने 2 ग्राफ्स बनाए जो कि 2 पार्टिकल्स ए और बी के मोशन को डिपिक्ट कर रहे हैं कि इनका मोशन कैसे कैसे हो रहा है। तो पहला जो ग्राफ हमें ये बता रहा है कि पहले 2 घंटे में पार्टिकल ए जो था वो x=5 पर ऐसे ही बैठा हुआ था, ठीक है, 2 घंटे तक वो बैठा ही रहा। फिर 2 घंटे के बाद जो 1 घंटे का इंटरवल टाइम का हो उसमें उसने अपनी पोजीशन को बदल करके x=10 पर चला गया। जो दूसरा ग्राफ का मुझे ये बता रहा है कि पार्टिकल भी वही 1 घंटे तक बैठा था x=5 पे, और उसके बाद वो 1 घंटे के इंटरवल में अपनी पोजीशन चेंज करके x=10 पर चला गया। तो ये कुछ हमें इस प्लॉट से इंफॉर्मेशन मिली। अब हम निकाले जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी इनके होल मोशन की, कि 0 से 3 आवर्स तक इसका एवरेज वेलोसिटी क्या था, 0 से 2 आवर्स तक इसका एवरेज वेलोसिटी क्या था, पार्टिकल बी का और पार्टिकल ए का हम निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूँ पार्टिकल ए की 0 से 3 के बीच में, तो वो कुछ ये आएगी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से 3 तक में, तो 5 से 10 पर हुआ, फाइनली 10 पर चला गया, इनिशियली 5 पर था, अपॉन टाइम कितना लगा 3 - 0, तो ये मेरा निकल के कितना है 5/3 एवरेज वेलोसिटी विद यूनिट्स। मैं यूनिट्स को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकल करके आएगी 10 - 5 अगेन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में जो टाइम इंटरवल इसको लगा, कितना लगा 2 - 0 = 5/2, राइट। तो ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई इनके होल मोशन की। अब अगर मैं पीस वाइज मोशन स्टडी करूँ इनका, तो क्या होगा कि मतलब अगर 2 से 3 तक जो, और या इसका 1 से 2 तक जो एवरेज वेलोसिटी है इस टाइम इंटरवल में वो कितना है, तो 2 से 3 अगर मैं लूँ, और ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी अभी उतना ही हुआ है 10 - 5, पीछे टाइम इंटरवल अब घट चुका है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकल करके आ गई 5 विद यूनिट्स, और इसकी एवरेज वेलोसिटी कुछ इसी तरह से 10 - 5 अपॉन में 2 - 1 = कितनी आ गई 5 विद यूनिट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले वाला जो पार्ट मैंने वेलोसिटीज का निकाला उसमें ऑब्वियस बात है ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है, लेकिन जब मैंने पीस वाइज में इनके इंटरवल्स को सेम कर दिया तो आपको दिख रहा है कि वो दोनों ही सेम आ गए हैं,
तो सेम आ गए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें ऐसा हो गया कि सेम आ गए, बट इस वाले पोर्शन को मुझे डिस्कस करना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे एवरेज वेलोसिटी की रियल मीनिंग अब समझाने वाला है। अब समझो इस बात को सब लोग। तो देखो यार, यहाँ पे हुआ क्या कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो मुझे पूरे मोशन की इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। पूरे मोशन में ऑब्जेक्ट कितनी देर तक रेस्ट पे रहा, कितनी देर चला, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है एवरेज वेलोसिटी में। उस हिसाब से एवरेज वेलोसिटी अपने आप को घटा लेती है, बढ़ा लेती है, उतनी कांस्टेंट रखती है, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है। यहाँ पर हमें क्या दिखा कि वो कम देर तक रेस्ट पर था तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा आई, और यहाँ पर ज्यादा देर तक रेस्ट पर था तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कम आ गई। और क्योंकि इस इंटरवल में उसने सेम डिस्प्लेसमेंट किया है अपनी अपनी पोजीशन से, तो उसका ये पोर्शन एकदम सेम आ गया। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ और उससे ये समझाता हूँ जो मैंने अभी बात बोली। हमारे लोगों के स्कूल में कई सारे बच्चे हैं, जिसमें से कि कुछ बच्चे बहुत लंबे हैं, कुछ बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ बच्चे एवरेज हाइट के हैं। तो अब जब आप उन सभी की हाइट्स का एवरेज निकालोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ छोटे बच्चों की हाइट उसमें इंक्लूड रहेगी या सिर्फ बड़े बच्चों की। वो एक ऐसी हाइट निकल करके आएगी जो ना एवरेज जो बहुत बड़े से बहुत छोटी नहीं होगी और जो बहुत छोटे से बहुत बड़ी नहीं होगी, तो मिडिल की कुछ निकल करके आती है। तो बेसिकली जो एवरेज होता है वो पूरी हाइट्स को कवर कर लिया है यहाँ पर, कि मतलब लंबे बच्चे भी उसमें आ गए आसपास में और छोटे बच्चे भी उसके आसपास में आ गए। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी होती है, ये पूरे मोशन को आपके आके कवर कर लेती है, कि ये आकर के ये बता देती है पूरे मोशन किस हिसाब से हुआ, कि बंदा कितनी देर तक रेस्ट पर रहा, कितनी देर चला, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन से इंक्लूड होकर के वो अपना हमें एक डाटा निकाल करके देती है कि हाँ एवरेज ऑन एन एवरेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है। इतनी पूरे मोशन में इतनी वेलोसिटी थी। एवरेज वेलोसिटी का ये मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को स्लोप के थ्रू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि किसका ज्यादा था और किसका कम था। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस जो मैंने ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है, इसमें अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ ना, कि इस इंटरवल में कितना था, तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्लोप जैसी लाइन ड्रॉ करनी होगी ना। स्लोप के बारे में मैंने ज़्यादा तो कुछ आप लोगों को आज बताया नहीं है, बट अभी के लिए मोटा मोटा जान लो कि स्लोप एक ढलान जैसी कोई चीज़ है, ठीक है। मान लो कि कोई सीमेंट की बात होती है रास्ता, तो आप बोलते हो कि हाँ इस पर एक बॉल छोड़ दो, अगर ये तेजी से जा रही है तो इसका स्लोप, इसकी ढलान ज़्यादा है, और अगर ये धीमे धीमे जा रही है तो इसकी ढलान कम है। तो इसी तरह से मान लो कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन किया, तो इसका जो ढलान है वो बेसिकली अभी स्लोप है, हाँ? और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, अगर मैं इनके बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ तो ज्वाइन करो, तो तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस पर ये थोड़ा ज़्यादा स्टीप है ना, ये थोड़ा ज़्यादा स्टीप है, ये थोड़ा इसे लेटा हुआ है, थोड़ा ऐसा है, और ये थोड़ा ज़्यादा खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर बॉल गिराओगे तो जल्दी नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है। और स्लोप और एवरेज वेलोसिटी ही बराबर होते हैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ के, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्लोप ज़्यादा था, एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर ना। सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ कि ये वाला मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है, इस पर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का स्लोप देखूँ तो वो कुछ ये आएगा ना, ये स्टीप है, काफ़ी स्टीप है। और अगर मैं इसको देखूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के एवरेज वेलोसिटी को निकालना चाहूँ, तो मैं स्लोप कुछ इस तरह से बनाऊंगा यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो आप देखोगे कि जो मैंने यहाँ लाइन बनाई है उसकी जो ढलान है, और जो इस लाइन को बनाई इसकी जो ढलान है, इन दोनों में इसकी ज़्यादा है। बट एक और बात मैंने बताई थी अभी इसी में लेक्चर में, कि ये नेगेटिव स्लोप को शो करता है और ये मेरा एक पॉजिटिव स्लोप को शो करता है ना, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो ये तो नेगेटिव स्लोप हो गया, बट ये ज़्यादा ढलान दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एवरेज वेलोसिटी कम की ज़्यादा। तो आप सिर्फ ये देखोगे कि कौन कितना ज़्यादा स्टीपर है। तो अगर ये ज़्यादा स्टीप है तो इसका मतलब इस पोर्शन में एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा और इस पोर्शन में एवरेज वेलोसिटी कम। आप निकाल करके भी देख सकते हो, यहाँ पर जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 3 - 5 और टाइम इंटरवल 2 - 1। तो यहाँ पर मेरी आ गई एवरेज वेलोसिटी -2, और इस वाले पोर्शन में अगर आप निकालो तो आपकी आएगी कुछ 4 - 3 और में 5 - 2, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आएगी 1/3,
तो ये अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखो तो ऑब्वियस बात है ये छोटा है और ये बड़ा है। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, आपका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा था। तो सही बात है कि मेरा पार्टिकल इस समय निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये निगेटिव डायरेक्शन बता रहा है। और इस समय मेरा पार्टिकल सही में ऊपर जा रहा था, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आया है। बट वैल्यू देखी जाए तो इसकी ज़्यादा, तो इसका मतलब ये स्टीप ज़्यादा था और ये स्टीप कम था, तो मेरा ज़्यादा स्टीपर मतलब ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए यार इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो यार इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक इस सीरीज में ज्वाइन नहीं हुए हो तो इसको ज्वाइन करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को हिट करो ताकि इस सीरीज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुमको मिलती रहे।